फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ महीनों पहले हमने रिपोर्ट किया था कि यूएस एयर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन ने कि वो एक 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं F-16 को रिप्लेस करने के लिए। और उस वीडियो में हमने F-35 की एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन उठाया था। तो इसको लेकर हशकिट ने जो एविएशन अथॉरिटीज हैं, स्टीफन मैकपर्लेन और जेम्स स्मिथ, उनको कांटेक्ट किया जिन्होंने F-35 और यूरोफाइटर को बनाने में मदद करी थी। और फिर टीजल स्टूडियो के एंडी गॉडफ्रे की मदद से जो आइडियाज थे उनसे कॉन्सेप्ट आर्ट बनवाई, जिसका नाम F-36 रखा गया। तो जो डिज़ाइन निकल कर आया वो सिंगल इंजन क्रैंक्ड एरो डेल्टा विंग डिज़ाइन था, जिसमें 2 वर्टिकल टेल दी गई थी। डिज़ाइन को अगर आप साइड से देखें तो यहाँ पर DSI का यूज़ किया गया है, पर बहुत ज़्यादा स्टेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो 2030 तक सर्विस में आ जाएगा, और अभी तक इस एयरक्राफ्ट पर कोई प्रायर डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है वो हो सकता है जो प्रायर टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल हो ये उसी पर बेस्ड हो। तो अगर आप F-36 किंग स्नेक का डिज़ाइन ध्यान से देखें, ये हमको याद दिलाता है F-16 XL की, जो कि एक प्रोटोटाइप था। तो आज हम F-16 XL की ही बात डिटेल में करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बेटर था F-16 से, क्योंकि इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो फ्यूचर इसका रिप्लेसमेंट हो वो XL के डिज़ाइन पर ही बेस्ड हो। तो F-16 XL बनाया गया था USAF के एनहेंस्ड टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रोग्राम है ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था 1980 से 84 के बीच में, जहां पर जनरल डायनेमिक्स के F-111 एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक दूसरे एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो 1981 में USAF के द्वारा एनहेंस्ड टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम को अनाउंस किया गया, जिसमें F-111 को रिप्लेस करना था, और इस प्रोग्राम का आगे चलकर नाम ड्यूअल रोल फाइटर कॉम्पिटिशन कर दिया गया। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट थी वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट की थी जो एयर इंटरडिक्शन रोल को भी परफॉर्म कर सकता था, साथ ही साथ एडिशनली फाइटर स्कॉट और जैमिंग के रोल को भी परफॉर्म कर सकता था। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 एयरक्राफ्ट थे, एक जनरल डायनेमिक्स का F-16 XL था, दूसरा मैकडॉनल्ड डगलस का F-15E स्ट्राइक ईगल था। बाकी पनाविया टोर्नेडो भी इस कंपटीशन में था, पर वो अमेरिकन भी नहीं था और उसमें एयर सुपीरियरिटी की कैपेबिलिटी भी नहीं थी, तो उसको सीरियसली कंसीडर नहीं किया गया। तो जो F-16 XL था वो F-16 पर बेस्ड ज़रूर था, पर एक नया डिज़ाइन था। वहीं पर मैकडॉनल्ड डगलस के F-15E स्ट्राइक ईगल की बात करें तो वो F-15D, जो कि एक ट्विन सीटर ट्विनर एयरक्राफ्ट है, उसी पर बेस्ड था। इसमें पीछे वाली सीट को कन्वर्ट कर दिया था ग्राउंड अटैक रोल को परफॉर्म करने के लिए, यानी एक वेपन सिस्टम ऑफिसर के लिए। साथ में उस एयरक्राफ्ट में थोड़े बहुत और मॉडिफिकेशन किए गए, पर वो स्ट्रक्चरली उतने नहीं थे। तो F-15E का जो प्रोडक्शन है वो जल्दी हो सकता था, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल बड़े चेंजेस नहीं थे। साथ में पुराने F-15 की प्रोडक्शन लाइन से ही किया जा सकता था। तो ऐसे कई बेनिफिट्स को देखते हुए इस प्रोग्राम में F-15E को चूज़ किया गया। वहीं पर F-16 XL को चूज़ नहीं किया गया, क्योंकि उसका प्रोडक्शन दोबारा से नए सिरे से चालू करना था, जिसमें टाइम और पैसा दोनों लगता। तो F-15E को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि F-16 XL जो है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। तो अमेरिका के लिए F-16 XL जो है वो एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था, जहां पर एक डेल्टा विंग की पॉसिबिलिटी को सीरियसली कंसीडर किया गया था बड़े नंबर में लेने के लिए। और जहां तक चीज़ें लग रही हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा वापस आ जाए। तो 1977 में F-16 XL पे काम चालू हुआ, और उस समय इसका नाम रखा गया F-16 SCAMP, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज एंड मैन्यूवरेबल प्रोटोटाइप। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको लीड करने वाले थे हैरी हिलेकर। ये वही शख्स हैं जिनको फादर ऑफ F-16 कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट है कि डेल्टा विंग से लिफ्ट ज़्यादा जनरेट होती है, पर उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये चीज़ नोट करी गई कि डिजिटल कंप्यूटर और फ्लाई वायर को यूज़ करके जो इसकी कमियां हैं उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो F-16 के जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उनमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट हाई एंगल ऑफ अटैक पे कंट्रोल को प्रोवाइड कराने में सक्षम था। तो इसके डिज़ाइन पर करीबन 2 साल स्टडी चली, और उसके बाद जो विंग का डिज़ाइन रखा गया उसमें क्रैंक्ड एरो डिज़ाइन को चूज़ किया गया, जहां पर हाई स्वीप को दिया गया अंदर की तरफ, ताकि लो ड्रैग रहे सुपरसोनिक स्पीड में।
और लो स्वीप डिज़ाइन को यूज़ किया गया बाहर की तरफ ताकि बेटर हैंडलिंग और मनोवरेबिलिटी परफॉर्मेंस मिले लो स्पीड में या फिर सबसोनिक स्पीड में। तो इस डिज़ाइन को नासा की मदद से बनाया गया और इंटरनली फंड किया गया। तो ये जो F-16 एक्सेल का डिज़ाइन निकलकर सामने आया, ये करीबन 40 इंच यानी कि 40 इंचेस स्ट्रेच किया गया था फ्यूसलाज में, ताकि ये जो बड़ा विंग डिज़ाइन निकलकर सामने आया था ये फिट हो सके बॉडी में। तो अगर आप टोटल विंग एरिया की बात करें तो ये 120% ज़्यादा था F-16 के विंग एरिया से, और इसमें कार्बन फाइबर को यूज़ किया गया था जिसकी वजह से जो वज़न है वो करीबन 270 किलो कम हुआ। पर F-16 एक्सेल फिर भी करीबन 1300 यानी कि 1300 किलोग्राम्स भारी था F-16A से। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो फ्यूसलाज लेंथ है वो ज़्यादा थी F-16 से, और जो F-16 की वेंट्रल फिन्स हैं उसको भी रिमूव कर दिया गया था। तो F-16 एक्सेल में ज़्यादा स्टेबिलिटी थी F-16 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये जो चेंजेस थे उसने इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। बाकी ऐसा बताया जाता है कि इन चेंजेस की वजह से करीबन 25% जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ सुपरसोनिक फ्लाइट में, और 11% हुआ सबसोनिक फ्लाइट्स में। और साथ में जो इसकी हाई स्पीड परफॉर्मेंस है लोअर एल्टीट्यूड पे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई और हैंडलिंग और भी ज़्यादा स्मूथ हुई। तो विंग एरिया और फ्यूसलाज की लेंथ बढ़ने की वजह से जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो करीबन 82% इंक्रीज हुई, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो F-16 की जो सबसे बड़ी कमी थी वो उसकी इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी थी, जिसको यहाँ पर सॉर्ट किया गया था। साथ में जो F-16 एक्सेल है वो करीबन दुगना वजन उठा सकता था F-16 के कंपैरिजन में, और उस वजन को 40% ज़्यादा आगे ले जा सकता था। तो ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विंग एरिया के बढ़ने की वजह से इसमें करीबन 27 हार्ड पॉइंट्स लग सकते थे, जिसमें 16 यानी कि 16 विंग्स पे थे, 4 फ्यूसलाज पे थे एमरैम मिसाइल के लिए, 2 विंग टिप पे थे, 1 सेंटर लाइन स्टेशन था, 2 विंग हैवी वेट स्टेशंस थे और 2 चिन पे लैंटर्न स्टेशन थे। तो इसमें 27 हार्ड पॉइंट ज़रूर थे, पर पाइलॉन्स 17 थे जिसमें 6800 किलोग्राम्स का लोड कैरी किया जा सकता था, जो कि कैरिंग कैपेसिटी में सिमिलर था F-15E के, पर यह सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। बाकी इसमें जो इंजन यूज़ किया गया वो जनरल इलेक्ट्रिक का F110 GE100 टर्बोफैन था, जो कि 129 किलोन्यूटन आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोवाइड कराने में सक्षम था। बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2+ थी, रेट ऑफ क्लाइंब भी 320 मीटर पर सेकंड था, जो कि काफ़ी अच्छा था, और रेंज वगैरह भी बढ़ चुकी थी। तो ये हर मामले में F-16 से कैपेबिलिटी में दुगना था। तो इसकी कैपेबिलिटी को देखकर ये लगता है कि इसको अगर आज के समय के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड किए जाएं और डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये F-16 को रिप्लेस कर सकता है, और शायद यही दर्शाने की कोशिश करी गई थी F-36 किंग स्नेक के डिज़ाइन से। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।